बात करने वाले हैं नोड.जेएस वर्सेस नेक्स्ट.जेएस के बारे में। लेकिन इसको समझने से पहले हमें ब्राउज़र की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो बात है 2008 के पहले की। तो उस समय क्या होता था कि जो भी हमारे पास ब्राउज़र है, जैसे कि हमारे पास ये क्रोम है या फिर फायरफॉक्स है या इंटरनेट एक्सप्लोरर था, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो काम करने के लिए लैंग्वेज या फिर जो जावास्क्रिप्ट या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो हमारे पास अवेलेबल था, वो था जावास्क्रिप्ट। और इसमें लिमिटेशन क्या था कि अगर हमें कुछ भी कंटेंट चेंज करना है अपने ब्राउज़र पे, तो हमें उसको रिफ्रेश करना पड़ता था। बिना रिफ्रेश किए हुए हम अपने कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते थे। तो ये जो लिमिटेशन था, ये गूगल के टीम ने इसको हटाने के लिए फिर एक V8 इंजन का इन्वेंशन किया। V8 इंजन, ये 8 है। तो V8 इंजन के आने से क्या हुआ कि ये जो V8 इंजन था, वो जावास्क्रिप्ट कोड को एक हाईली ऑप्टिमाइज़ मशीन कोड में कन्वर्ट करता था, जिससे कि जो ब्राउज़र का परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा हो गया। आई मीन ब्राउज़र काफ़ी ईज़िली कॉम्प्लिकेटेड टास्क जैसे एनिमेशंस वगैरह को शो करना, उसको ईज़िली हैंडल कर सकता था। तो जो क्लाइंट साइड में जो परफॉर्मेंस है हमारे ब्राउज़र का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। अब हम क्लाइंट साइड पे बहुत कुछ कर सकते थे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। लेकिन वही 2008 में तो हमारे पास V8 इंजन आया था। और 2009 में एक इंजीनियर है रेयान डाल, उन्हें यह ख्याल आया कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू सिर्फ फ्रंट एंड ही क्यों मैनेज कर रहे हैं, बैक एंड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने नोड जेएस का इन्वेंशन किया, इसको लिखा। और इसके बाद जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो बैकएंड का एपीआई या फिर जो बैकएंड में डेटाबेस कनेक्शन है उसको हैंडल करने के यूज़ में आने लगा। उससे पहले क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड मैनेज करता था और बैकएंड मैनेज के लिए करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस था, जैसे पीएचपी हो गया या जावा हुआ। तो ये सब लैंग्वेज के थ्रू हम लोग एपीआई वगैरह क्रिएट करते थे या डेटाबेस से कनेक्शन करते थे। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते थे कि अपने एपीआई वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकते थे या फिर डेटाबेस के डेटा को रीड नहीं कर सकते थे। जो हम लोग अलग-अलग राउट्स का जो मेथड्स होता है, जैसे गेट, पुट, पोस्ट वगैरह, ये सब हम करने के लिए हमें ये सब लैंग्वेज का हेल्प लेना पड़ता था। लेकिन जब नोड.जेएस 2009 में आया, तो उसके बाद हम लोग ये सब काम नोड.जेएस के थ्रू कर सकते थे। अब क्या हुआ कि हमें अब बैकएंड के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क मिल गया, नोड.जेएस मिल गया। लेकिन अभी इवोल्यूशन कंटिन्यू था और उसके बाद 2013 में फेसबुक ने रिएक्ट लाइब्रेरी लाया, रिएक्ट जेएस के थ्रू क्या हुआ कि जो हमारा फ्रंट एंड का जो डेवलपमेंट है या फिर फ्रंट एंड का जो भी काम है, वो काफ़ी इन्हांस हो गया। जैसे कि अगर हमें फ्रंट एंड में काफ़ी बड़े-बड़े कोड को हैंडल करना है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क लिखना है, तो वो सब हम रिएक्ट जेएस के थ्रू ईज़िली करने लगे। और रिएक्ट जेएस ने काफ़ी जल्दी पॉपुलैरिटी गेन किया, जिससे कि इसमें बहुत सारा फ्रेमवर्क आने लगा। जैसे कि अगर हमें अपने डेटा को पीडीएफ में डाउनलोड करना है, इमेज वगैरह एडिट करना है, या फिर अपने कंटेंट को डिफरेंट डिफरेंट राउट्स पे दिखाना है, जैसे होम पे दिखाना है या फिर हमें अबाउट पे दिखाना है, तो ये सब रिएक्ट राउटर डॉम वगैरह के हेल्प से हम लोग ईज़िली कर सकते थे और अपने कोड को काफ़ी ऑर्गेनाइज़ रख सकते थे। लेकिन रिएक्ट का लिमिटेशन ये था कि वो जो कोड है वो बंडल करके भेजता था। और बंडल बंडल वाला कोड जो क्या होता है कि एक मिनिफाइड कोड होता है, तो जो हमारे ब्राउज़र पे आने के बाद वो इंस्टेंट वो सेट नहीं होता है। और इसको रीड करने का कैपेबिलिटी जो सर्च इंजन बॉट्स है, जैसे कि गूगल का जो बॉट हो गया या फिर बिंग का जो बॉट हो गया, उसके पास इसको रीड करके समझने का कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब वो समझ नहीं सकता कि हेडर कहाँ पे है, फुटर कहाँ पे है, बॉडी में कंटेंट क्या है, क्योंकि वो सब एक मिनिफाइड बंडल वाला कोड होता है, तो उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सब का जो लिमिटेशन था, जैसे अगर हमने रिएक्ट पे कोई एप्लीकेशन बनाया है, तो वो हमारे सर्च इंजन में रैंक नहीं होगा। उसके डिफरेंट पेजेस जो है वो डिफरेंट सर्च इंजन के बॉट्स उसको रीड नहीं कर पाएँगे। तो वो सब लिमिटेशन को दूर करने के लिए फिर 2016 में नेक्स्ट.जेएस आता है। और नेक्स्ट.जेएस जो है वर्सेल एक कंपनी है, वो इसको बनाती है और मेंटेन करती है। आई मीन डेवलपमेंट वगैरह तो वही इसका मैनेज करती है। तो 2016 में जब नेक्स्ट.जेएस आया, तो नेक्स्ट.जेएस के पास अपना बहुत सारा फीचर्स था। जैसे कि नेक्स्ट.जेएस के थ्रू हम लोग एसईओ कर सकते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट.जेएस में हमारे पास इनबिल्ट राउटर है। इसका मतलब है कि अगर हम होम पेज बना रहे हैं, तो इसके अंदर एक पेज डॉट जेएसएक्स या टीएसएक्स फाइल होगा। और अगर हम स्लैश होम पे जाते हैं, तो हम डायरेक्टली ये वाला जो जेएसएक्स फाइल है, जो कि रिएक्ट कंपोनेंट है ऑब्वियसली, तो इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें रिएक्ट राउटर डॉम का ज़रूरत नहीं रह गया था। हम डायरेक्टली
अपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारा फीचर्स है, जैसे कि आपको मिडलवेयर वगैरह मिल जाता है, जो कि कोड को ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर आप नेक्स्ट.जेएस के बारे में वन वर्ड में जानें तो ये एक फुल स्टैक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा। वेब डेवलपमेंट सपोर्ट करता है, जिसमें कि आप फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस कनेक्टिविटी सब कुछ मैनेज कर सकते हैं मिडलवेयर वगैरह के साथ। और वहीं अगर आप नोड.जेएस को एक वर्ड में समझना चाहते हो तो ये सिर्फ बैकएंड कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है। इसका मतलब है कि ये एपीआई वगैरह अच्छे से मैनेज कर लेगा। आपका डेटाबेस से जो भी रिकॉर्ड्स है उसको फेच करना, बिजनेस लॉजिक लिखना, फिर फ्रंट एंड को एपीआई के थ्रू रिकॉर्ड भेजना, ये सब काम जो हमारा नोड.जेएस है ईज़िली कर लेगा। वहीं पे अगर दोनों में डिफ़रेंस का बात करें तो एक और डिफ़रेंस आता है, अगर हमें स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ लेना है, जैसे कि हमें चैटिंग एप्लीकेशन बनाना है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन बनाना है, तो उसमें नोड.जेएस का यूज़ होता है। नोड.जेएस के थ्रू वो सब काम काफ़ी ईज़िली हो जाता है। माइक्रो सर्विसेज़ क्रिएट करना है तो वो सब हम नोड.जेएस से ईज़िली कर सकते हैं। वहीं पे अगर हमें ई-कॉमर्स वगैरह बनाना है, कुछ एप्लीकेशन बनाना है जिसमें कि हमें सिंपल कुछ फॉर्म्स वगैरह देना है या फिर एक SaaS वगैरह बनाना है, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, तो वो सब काम आप नेक्स्ट.जेएस में ईज़िली कर सकते हैं। नोड.जेएस के फ्रेमवर्क की बात करें तो नोड.जेएस का एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस.जेएस। राउटिंग वगैरह नोड.जेएस में देना है तो हम लोग उसके लिए एक्सप्रेस.जेएस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा एक एपीआई है, उसका कुछ अपना यूआरएल होगा तो वो सब एक्सप्रेस.जेएस के थ्रू ईज़िली हो जाता है। तो इसका अलग-अलग फ्रेमवर्क है, तो एक्सप्रेस.जेएस इसका एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है और नेक्स्ट.जेएस हमारे रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है और एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। और रिएक्ट जो हो गया वो एक लाइब्रेरी है। तो आई होप आपको नोड.जेएस और रिएक्ट.जेएस के बीच का डिफरेंस आज क्लियर हो गया होगा।